हेलो दोस्तों, कल हम आप लोग का लाइव क्लास लिए थे, लेकिन चूंकि पिक्चर जो था ये स्पष्ट रूप से आ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसको हम थोड़ा सा रिमूव कर दिए और आज हम फिर से आप लोग का एक क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। इस चीज को हम फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले मीटर ब्रिज जो बनाया गया था ना दोस्तों, उसमें 1 मीटर लंबा एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा लिया गया, एक बक्सा लिया गया, जिसकी लंबाई कितनी मीटर थी? 1 मीटर थी, ठीक ना। और उसका चौड़ाई था 10 to 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 से 12 सेंटीमीटर का चौड़ा और 1 मीटर लंबा एक आयताकार काठ का बक्सा लिया गया, ठीक ना। उसके ठीक ऊपर से एक स्केल लगा दिया गया ताकि मेजर कर सके कि कितना ओम रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है ना। इसमें ये प्रतिरोध दिया गया है जिसका हम लोग को माप करना है, मेजर करना है ना। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं रीहोस्टिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीहोस्टिंग या रीहोस्टेड। ये रीहोस्टेड है दोस्तों। कहोगे सर जी ये क्या होता है ना। तो रीहोस्टेड का मतलब होता है, इसका हिंदी नाम होता है दोस्तों धारा नियंत्रक। इसका हिंदी नाम होता है धारा नियंत्रक। यदि आपसे कोई पूछे कि रीहोस्टेड मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे धारा नियंत्रक। क्या बोलेंगे हम लोग? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का मतलब है दोस्तों कि जो धारा का माप करता हो ना, जो किसी विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करता हो, जो धारा को कंट्रोल करता हो। मतलब किसी, जिसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल से करंट प्रवाहित होगा, तो करंट के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं धारा नियंत्रक। और धारा नियंत्रक को हम लोग शॉर्ट में उसका सिंबल रूप जो हम लोग देखते हैं वो ये है दोस्तों, है ना। एक रेसिस्टेंस को देकर के, इस तरह से देकर के, और यदि आप इस तरह से कर दिए तो इसका मतलब होता है रीहोस्टेड। रीहोस्टेड का मतलब होता है धारा नियंत्रक। रीहोस्टेड मतलब क्या होता है? धारा नियंत्रक। तो एक बात आपके दिमाग में बात बैठ गई कि सबसे पहले यहां एक प्रतिरोध ले लिया गया, 2 प्रतिरोध ले लिया, 2 से अधिक प्रतिरोध भी आप ले सकते हैं, या पूरा प्रतिरोध बॉक्स। आपको पिछले फिगर में आपको दिखाए थे कि एक प्रतिरोध बॉक्स यहां पर ले ली थी, तो बहुत सारा प्रतिरोध है ना। अब क्या करना है, स्केल ले लिया है और यहां से एक तार जोड़ दिए हैं। इस तार मतलब नीचे एक तार लगा हुआ है, इस तार के ठीक ऊपर इसका नाम है दोस्तों जॉकी, है ना। जॉकी को हिंदी में कहते हैं विसर्पी कुंजी। कहोगे सर जी ये होता क्या है या ये करता क्या है? देखिए दोस्तों, इसका एक काम बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये महत्वपूर्ण है कि इस जॉकी को ना, जो नीचे में आप वायर देख रहे हैं, ये जो वायर देख रहे हैं आप, है ना, इस वायर पर जॉकी को घुमाया जाता है। इस वायर पर, इस तार पर जॉकी को घुमाया जाता है और जिस बिंदु पर, है ना, घुमाया मतलब आगे पीछे किया जाता है, बाएं दाएं किया जाता है, और जिस बिंदु पर नल पॉइंट मतलब उदासीन बिंदु, ठीक ना, उदासीन बिंदु मिल जाता है, उसके ठीक बाईं ओर के भाग को या उसकी लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं और दाईं ओर के लंबाई को हम लोग 100 - L मान लेते हैं। इस प्रकार हम लोग को 2 लंबाई प्राप्त हो जाता है, एक L और दूसरा 100 - L। इसी लंबाई के माध्यम से हम लोग प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। तो क्या ये बात सब लोग को समझ में आ गई? ये बात समझ में आई, है ना। यदि कहीं कोई दिक्कत हो रहा तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, है ना। हो सकता है तो कल से हम लाइव क्लास का आप लोग को टाइमिंग दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा था कल, इसी वजह से आज लाइव में नहीं ले रहे हैं आप लोग, ठीक ना। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मीटर ब्रिज में, है ना, ये प्रतिरोध है, नीचे स्केल लगा हुआ है मेजर करने के लिए, है ना। इसमें एक तार ले लिया गया है, उस तार पर जॉकी को आगे पीछे किया जाता है ना। क्यों किया जाता है? ताकि हमको उदासीन बिंदु नल पॉइंट प्राप्त हो जाए। और जब हम लोग को जैसे ही नल पॉइंट प्राप्त होता है, जिस बिंदु पर, इस तार के जिस बिंदु पर हम लोग को नल पॉइंट प्राप्त होता है, उसके बाईं ओर की लंबाई को हम लोग L और दाईं ओर की लंबाई को हम लोग 100 - L मान लेते हैं। इस पूरे परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए, बात को समझिए, इस पूरे परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग धारा कंट्रोलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रीहोस्टेड, है ना, जिसका सिंबॉलिक ये है, ये लगा देते हैं, जो कि धारा को कंट्रोल कर लेगा। कहीं धारा के मान को बढ़ा दिया गया या घटाने से उसमें जो परिवर्तन ना हो जाए, इसलिए धारा को कंट्रोल करने के लिए रीहोस्टेड किया गया। ठीक है दोस्तों, है ना। तो फिगर आप लोग को समझ में आ गया। लैंग्वेज हम आप लोग को लिखाए थे, थोड़ा सा लैंग्वेज में और आपको जोड़ना है
है ना। पिछले क्लास में जो आप लैंग्वेज लिखे थे उसमें थोड़ा सा और जोड़ना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लाना है, तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, देखिए, माना कि जहां तक लिखे थे पर आप चेंज करके आप लिख लेंगे। माना कि तार की लंबाई को दो भागों में उदासीन बिंदु के आधार पर बांटा गया, जिसका प्रथम भाग L और द्वितीय भाग 100 माइनस L है, नीचे लिखेंगे, नीचे लाइन से लिखिएगा, तार का प्रतिरोध तो कुछ नाम रख लीजिए, पी नाम रख लेते हैं, तार का प्रतिरोध पी नाम रख लीजिए। पी बराबर आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिरोध का हम आप लोग को 2-3 गो फार्मूला बताए थे, है ना। तो उसमें से एक फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, P बराबर रो इंटू L बाय A, जहां A क्षेत्रफल है दोस्तों, P बराबर रो इंटू L बाय A। नीचे लिखेंगे, एक और प्रतिरोध को निकाल लेते हैं, नीचे लिखिए, तार का प्रतिरोध Q बराबर एक इधर वाले पार्ट के लिए, एक उधर वाले पार्ट के लिए, ठीक ना। तो इधर वाले पार्ट के लिए हो गया P बराबर रो, आप लोग पढ़ेंगे ये फार्मूला, हम आप लोग को लिखा चुके हैं, P बराबर रो इंटू L बाय A, L हो गया ये लंबाई, A हो गया क्षेत्रफल, ठीक ना। तो ये L पार्ट के लिए ये जॉकी है, यहां पर नल पॉइंट मान लीजिए दे दिया, तो इधर वाले पार्ट के लिए हो गया, मान लेते हैं प्रतिरोध का नाम P है ना, P बराबर रो इंटू L बाय A। अब तुम खुद बता सकते हो कि इधर वाले के, जॉकी के इधर वाले के लिए सूत्र क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं उधर का नाम है Q, तो Q बराबर रो इंटू इधर L नहीं, इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस L बाय कितना A, लिख लेंगे। तार का प्रतिरोध Q बराबर रो इंटू 100 माइनस L बाय A। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कर लीजिए, अब हम लोग कर लेंगे P बटे Q, इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए, जहां रो क्या है लिख लीजिए, जहां रो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, तथा स्मॉल a
तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, स्मॉल ए तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब इस फिगर की हम लोग को आवश्यकता नहीं है, हम लोग इस फिगर को मिटा सकते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, लिख लिए। चलिए तो नीचे लाइन लिखेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज के संतुलन शर्त से, नीचे लाइन लिखेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज के संतुलन शर्त से, लिख लिए। देखो व्हिटस्टोन ब्रिज का सूत्र क्या कहता है दोस्तों, जल्दी बोल दो सब लोग। व्हिटस्टोन ब्रिज का सूत्र क्या कहता है, जल्दी बोल दो। मोबाइल में बैठे बैठे बोलना है, जो सुनते रहना, मन से बोलते रहना है। क्या होता है सूत्र, आप लोग पढ़ेंगे, P बटे Q बराबर R बटे S, पढ़े हो ना। व्हिटस्टोन ब्रिज का सूत्र होता है। अच्छा P का वैल्यू कितना लाए हो, देख लो P का वैल्यू, रो इंटू L बाय ए। Q का वैल्यूशन क्या लाए हो, रो इंटू 100 माइनस L बाय ए इक्वल टू R बाय S। रो से रो क्या हो गया, कट गया, ए से ए क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, L बटा 100 माइनस L इक्वल टू R बाय S, है ना। अब यहां से, है ना, यहां से आप चाहेंगे तो R और S किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको R का वैल्यूशन निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 100 माइनस L इक्वल टू, L को S से मल्टीप्लाई किए, L इंटू एस, अब बाय कितना, इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। आपको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 100 माइनस L इंटू आर बराबर L इंटू एस, यहां से R का वैल्यूशन निकाल लिए तो R इक्वल टू L इंटू एस बाय 100 माइनस कितना L। चलिए अब ये हो गया फॉर्मूला, किसके लिए हो गया, R के लिए हो गया, ये फॉर्मूला हो गया R के लिए। चलिए तो बस यही काम करना है हम लोग को, है ना, हम लोग को यही काम करना है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग उतार लीजिए। सब लोग उतार लिए, कुछ नहीं करना है। व्हिटस्टोन ब्रिज का सूत्र होता है P बटे Q बराबर R बटा S। तो P का मान इतना लाए हैं रख दिए, Q का मान इतना लाए हैं रख दिए, जो जो कट रहा था काट दिए, जो बच गया। अब ये R और S दो अज्ञात प्रतिरोध है ना, इसमें से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए हम मान निकाल लिए, किसका, R का मान निकाल लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 100 माइनस L इंटू आर बराबर L इंटू एस, या R बराबर L इंटू एस बटे 100 माइनस कितना L, हो गया फॉर्मूला, है ना। इसको हम लोग उतार लिए। चलिए तो क्या ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, सब लोग समझ में आया। अच्छा एक बार हम फिर से समझा दे सब लोग को, एक बार हम इसको संक्षिप्त में फिर से समझा दे सब लोग को, ताकि याद हो जाएगा। देखिए एक बार हम फिर से आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, ताकि सब लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बुआ याद रखिए, ये टॉपिक पूरा बढ़िया से पहले समझ लीजिए कि व्हिटस्टोन ब्रिज के आधार पर, है ना, एक मशीन बनाया गया, एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम है मीटर ब्रिज। क्लियर है, हम उसका पिछले वीडियो में आपको हम पिक्चर भेज चुके हैं, है ना। आप उसको जो बना हुआ है वीडियो, आप उसमें उसका फोटो देख सकते हैं, है ना, ये कैसा होता है मीटर ब्रिज। तो ये बात ध्यान समझिए कि एक मीटर ब्रिज बनाया गया जिसमें एक मीटर है ना आयताकार लकड़ी का या काठ का बक्सा बनाया गया, जिसकी लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर, है ना। करता क्या है ये, इसका मीटर ब्रिज का दिमाग में बैठा लो, मीटर ब्रिज भी प्रतिरोध को मापता है, व्हिटस्टोन ब्रिज भी प्रतिरोध को मापता है। तो कहोगे सर जी एगो बात समझाइए, ध्यान समझिए, थ्योरी को ध्यान से समझिए, थ्योरी ध्यान समझिए, जहां दिक्कत हुआ कमेंट में पढ़ा से पूछ लीजिए, है ना, समझना भी है। पहला चीज ये सर व्हिटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में क्या अंतर है, दोनों तो प्रतिरोध मापता है।
व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में क्या डिफरेंस रहा, जबकि दोनों प्रतिरोध मापता है? तो आप कहिएगा कि सर व्हीट स्टोन ब्रिज में फिक्स होता है कि 4 प्रतिरोध है। दूसरा कि व्हीट स्टोन ब्रिज में फिक्स होता है कि 4 प्रतिरोध में 3 ज्ञात है और 1 अज्ञात है, और हमको उसी 1 अज्ञात को निकालना होता है। बात क्लियर है ना? लेकिन मीटर ब्रिज में दोस्तों, मीटर ब्रिज में आप 1 से अधिक प्रतिरोध का माप निकाल सकते हैं। देखिए, पहला चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए कि मीटर ब्रिज भी व्हीट स्टोन ब्रिज से ही बना हुआ है। यह व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत, मतलब इसमें भी फॉर्मूला लगेगा व्हीट स्टोन ब्रिज का ही। बात आप समझिए, इसमें भी फॉर्मूला लगने वाला है व्हीट स्टोन ब्रिज का ही, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें अंतर क्या रह गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज में आप 1 प्रतिरोध माप सकते थे और इसमें आप 1 से अधिक प्रतिरोध को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। बात समझ में आ रही ना कि मीटर ब्रिज में 1 से अधिक प्रतिरोध को आप माप सकते हैं और व्हीट स्टोन ब्रिज में सिर्फ आप 1 प्रतिरोध को माप सकते हैं। बात क्लियर? कैसे बनाया गया तो ये भी हम आपको समझा दिया कि मीटर ब्रिज बनाने के लिए एक लकड़ी का या काठ का, जो भी बोल लीजिए, एक आयताकार काठ का बक्सा लिया गया जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है ना, जिसके ऊपर एक स्केल लगा दिया गया है ना, जिसमें 1 मीटर लंबा एक अनुप्रस्थ चालक तार का टुकड़ा जोड़ दिया, या आप कह सकते हैं एल्युमिनियम तार लगा दिया गया है ना। इसमें कई सारी पेंचे भी जोड़ दी गई। भाई नट बोल्ट लगेगा ना, मशीन है तो नट बोल्ट लगेगा ही, कई सारी पेंचे है ना। इसमें एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया, एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया गया है, इसमें एक सेल जोड़ दिया गया है ना। अब हमको करना क्या है ना, तो इसके किसी भी प्रतिरोध से एक तार को जोड़कर उसे है ना एक जॉकी से जोड़ दिया गया है। हम आपको समझाएं कि इसे मेन काम होता है जॉकी का ही। क्यों? क्योंकि जॉकी को एक तार पर आगे पीछे या बाएं दाएं खिसकाते हैं, है ना। जॉकी को एक तार पर बाएं दाएं खिसकाते हैं और जिस बिंदु पर, तार के जिस बिंदु पर नल पॉइंट प्राप्त हो जाता है, उसके बाईं ओर की लंबाई को हम लोग L और दाईं ओर की लंबाई को हम लोग 100 - L मान लेते हैं, है ना। और यहां से देखिए, जहां से और मतलब ये इस बिंदु से और यहां तक, यदि यहां तक की लंबाई L हो गया तब मान लेते हैं इसका प्रतिरोध कितना हो गया, P, है ना। और यहां से यहां तक का प्रतिरोध क्या मान ली, इसका लंबाई हो गया 100 - L, तो इसका प्रतिरोध क्या मान लिए, Q। मान लिया यहां से यहां तक का प्रतिरोध हो गया P और यहां से यहां तक का प्रतिरोध क्या हो गया, Q। यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, L, यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, 100 - L। अब क्या कहता है दोस्तों, आप लोग प्रतिरोध का सूत्र पढ़े हुए हैं, आप लोग प्रतिरोध मान लेते हैं ये P एक प्रतिरोध है, तो P बराबर हम लोग प्रतिरोध के लिए सूत्र पढ़े हुए हैं, रो इंटू, है ना, L/A पढ़े ना। बस अंतर क्या हो गया, एक प्रतिरोध है P बराबर इतना, एक प्रतिरोध है Q बराबर रो इंटू L के बदले क्या ले लेंगे बाबू, 100 - L, अब आई कितना A। अब खाली क्या कर देना है, दोनों को बटा में कर देना है, इस दोनों को बटे में कर देना है। तो देखिए क्या हो जाता है, रो इंटू L/A, अब बटा रो इंटू 100 - L बाय कितना A से क्या हो गया, कट गया, रो से रो क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, L/100 - L इक्वल टू, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सूत्र क्या कहता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का सूत्र क्या कहता है, P/Q बराबर R/S। तो P/Q का मान निकाल लिया, L/100 - L, अब बराबर कितना, R/S। ये दोनों क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से हम अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब ये दोनों अज्ञात है, अब जिसका मान चाहे उसका मान आप निकाल सकते हैं। यही काम है मीटर ब्रिज का। क्लियर हो गया आप सब लोग को? अब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि फिर भी कहीं दिक्कत हो रहा है ना, हो सकता है कि आप नहीं समझ पा रहे किसी टॉपिक में, आपको समझ में दिक्कत है, तो कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ लिया कीजिए, है ना। हाँ चलिए, तो इतना आप उतार लिए, तो आगे हेडिंग दीजिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज की सीमाएं। व्हीट स्टोन सॉरी मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं ना, मीटर ब्रिज की सीमाएं, हेडिंग देंगे मीटर ब्रिज की सीमाएं। मीटर ब्रिज की सीमाएं, इंग्लिश में लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज, लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज, लिमिटेशन ऑफ मीटर ब्रिज।
नंबर करके लिखेंगे। लिखिए, मीटर ब्रिज का तार यह संभव नहीं है कि वह एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का हो। कि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का हो, मतलब समझ लीजिए। अब हम क्या बोले कि इसमें जो तार लिया आता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वह एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो, लेकिन मीटर ब्रिज में ऐसा कोई संभव नहीं होता है कि एकदम एक समाने हो जाए, थोड़ा बहुत त्रुटि होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मतलब जो तार लिया जाता है मीटर ब्रिज में, 1 मीटर लंबा तार जो एल्युमिनियम का या किसी भी चीज का आप ले सकते हैं, वह तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है यह आवश्यक नहीं कि वह एकदम एक समान हो, उसमें थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है, उसमें इरर हो सकता है दोस्तों, है ना। तो यह भी एक लिमिटेशन है इसका। नंबर दूसरा लिखिए, लिखिए, परिपथ में अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध का तार गर्म हो जाते हैं, जिससे उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जिससे उनके प्रतिरोध बढ़ जाते हैं। इसलिए परिपथ में कम समय के लिए धारा प्रवाहित करनी चाहिए। कम समय के लिए धारा प्रवाहित करनी चाहिए। नंबर तीसरा, प्रारंभिक समायोजन में, नंबर 3 करके लिखिए, प्रारंभिक समायोजन में धारामापी के साथ संट का प्रयोग करना चाहिए। संट का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा लिख लीजिए, जॉकी JOCKEY विसर्पी कुंजी हिंदी में कहते हैं दोस्तों। जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए।
चलिए हो गया। अब हम इस पॉइंट्स को अब आप लोग को समझा देते हैं बढ़िया से, ठीक ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले कि मीटर ब्रिज का पहला जो लिमिटेशन है वह है कि जो तार का जो हम लोग उपयोग करते हैं यह आवश्यक नहीं हो पाता है कि उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान हो। थोड़ा बहुत उसमें त्रुटि हो जाता है ना। थोड़ा बहुत जो तार हम लोग लेते हैं उस तार में त्रुटि हो जाता है, हर जगह एक समान हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं हो पाता है। इसलिए यह कोशिश करना चाहिए कि तार का क्षेत्रफल जो है वह हमेशा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का हो, है ना। यह कोशिश करना चाहिए, है ना। ये उसकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। दूसरा क्या दोस्तों कि परिपथ में, है ना, मतलब जो हम लोग मीटर ब्रिज बनाए हैं उस मीटर ब्रिज में लंबे समय अंतराल तक, उस मीटर ब्रिज में लंबे समय अंतराल तक करंट प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यदि आप लंबे समय अंतराल तक करंट को प्रवाहित कीजिएगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, जो उसमें चाहे वो ज्ञात प्रतिरोध हो चाहे वह अज्ञात प्रतिरोध हो, तो धीरे धीरे वो प्रतिरोध गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लगातार करंट का प्रवाह न हो, है ना। उसमें करंट कम समय के लिए ही प्रवाहित करना चाहिए, है ना, जिससे उसका प्रतिरोध को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो दोस्तों, है ना। उसके प्रतिरोध का मान बढ़े नहीं अधिक, है ना। तीसरा जो उसका खास उपयोग है दोस्तों कि जब हम लोग मीटर ब्रिज बना रहे होते हैं तो उस समय जो धारामापी हम लोग उपयोग करते हैं जो करंट को मेजर करता है ना, उसके साथ साथ हम लोग को संट का भी प्रयोग करना चाहिए। कहोगे सर जी एक नया वर्ड आप सुना दिए, संट क्या होता है, है ना। ये संट होता क्या है, तो खैर हम आपको अलग से भी बताएंगे संट। बस इतना भी जान लीजिए कि संट एक ऐसा युक्ति है ना, जो कि प्रतिरोध के मान को, है ना, कंट्रोल कर देता है। जैसे अभी आपको बताया ना रिहोस्टिंग, रिहोस्टेट क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है। तो संट क्या करता है, प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को नियंत्रित कर देता है। तो संट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। वो भी कब तक, जब तक धारामापी में विक्षेप नॉर्मली चल रहा है, कम से कम है। यदि धारामापी में अधिक विक्षेप हो गया, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आप गए दुकानदार के पास रिमोट बनाने के लिए, है ना, या टीवी बनाने के लिए गए, मतलब कुछ भी बनाने के लिए गए, तो दुकानदार क्या करता है, सबसे पहले वो मशीन लेगा, इतना छोटा सा नहीं रहेगा, लाल, उसमें दो तार रहता है, वो काला कलर का है, वो लाल कलर का, देखे होंगे आप लोग, है ना। और उसको जगह जगह रख के सटाता है ना, जगह जगह रख करके सटाएगा। तो वहां आप क्या देखते हैं कि जैसे सटाएगा ना, तो जो आपका जो मीटर लगा वो मीटर अपने आप कांटा हिलेगा, आप देखते होंगे, है ना, वो कांटा कंटिन्यू हिलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यदि वो बार बार हिल रहा है, कंटिन्यू हिल रहा है, तो फिर वो नुकसानदेह है। उस समय संट का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि आप उस समय संट का उपयोग कर सकते हैं तो हो सकता है कि वो धारामापी खराब हो जाए, है ना, या हो सकता है कि मीटर ब्रिज पर इसका प्रभाव पड़ जाए, दोस्तों खराब हो सकता है। इसीलिए जब धारामापी में अधिक बीच, अच्छा आप ही बताइए ना, आपके घर में टीवी तो होगा, सबके घर में, सब लोग अमीर लोग हैं, आप सब लोग के घर में टीवी है। अब सोच कर आप बताओ कि यदि मान लीजिए अचानक टीवी को आप ऑन किए और जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है उसमें जो कांटा होता है ना, मीटर आप बोल सकते हैं, अपनी भाषा में लोग कहते हैं कांटा, तो जो मीटर लगा हो दोस्तों वो अचानक अप एंड डाउन थे, 0 से 100, 100 से 150, 200 हो रहा है, हिल रहा है, टीवी भी आपका तुरंत ऑन ऑफ हो रहा है। क्या वैसी स्थिति में आप टीवी चलने दीजिएगा? 100% नहीं। क्यों? वैसी स्थिति में आप टीवी को बंद करते हैं, बंद करके फिर से चलाते हैं, हो सकता है कोई सिस्टम हो फिर से ठीक हो जाए, करते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग संट का उपयोग नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो जॉकी भी आपको बता रहे थे कि जॉकी को हम लोग तार पर बाएं दाएं करते हैं, बता रहे थे ना कि जॉकी को हम लोग तार पर बाएं दाएं करते हैं। तो याद रखिए कि जॉकी को कभी भी तार पर बाएं दाएं नहीं करना है दोस्तों, करना है लेकिन इन्हें एकदम कंटिन्यू घिस रहे हैं, नहीं, वो घिसने वाला काम, रगड़ने वाला काम नहीं करना है। क्यों? रगड़िएगा तो तार घिस जाएगा, तो मालूम चला कहीं पर तार मोटा हो गया, कहीं पर तार पतला हो गया। तो इसका इफेक्ट अब आप ही सोचिए, आप पढ़े हुए हैं ना कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह तार की मोटाई पर निर्भर करता है, ऐसा पढ़े हुए हैं ना कि तार का जो प्रतिरोध होता है वह तार की मोटाई पर निर्भर करता है।
अब रगड़ते रगड़ते कहीं पर तार को मोटा कर दीजिएगा, कहीं पर तार को पतला कर दीजिएगा, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? प्रतिरोध पर भी पड़ेगा और साथ में प्रवाहित होने वाली धारा पर भी पड़ेगा। तो 100% उसको इतना नहीं रगड़ देना कि वो पतला हो जाए, है ना। ये सब चीज तनी सोच समझ के करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आपको आगे लिख चलते हैं ना। आगे हेडिंग देंगे आप लोग, दीजिएगा ऊपर में हेडिंग दीजिए विभव विभाजक का सिद्धांत। एक छोटा सा थ्योरी लिख लीजिए, विभव विभाजक का सिद्धांत। विभव विभाजक का सिद्धांत। इंग्लिश में लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर लिख लीजिए, डैश करके 2 लाइन लिख लीजिए, फिर क्लियर करते हैं इसको। हिंदी क्या लिखिए? विभव विभाजक का सिद्धांत लिखिए। लिखिए किसी विद्युत परिपथ में जब कभी उपलब्ध बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम विभवांतर की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए बैटरी के विद्युत वाहक बल को विभाजित करने की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था को विभव विभाजक कहते हैं। नीचे लाइन लिख लीजिएगा एक लाइन। इस कार्य के लिए धारा नियंत्रक को प्रयोग में लाया जाता है। धारा नियंत्रक को प्रयोग में लाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है, सब लोग लिख लिए। अब हम इस टॉपिक को कल समझाएंगे और इसी में साथ इसलिए आपको लिखा दिए ताकि इसी के माध्यम से कल हम आपको एक और टॉपिक सिखाएंगे, इसका नाम है विभव मापी। लेकिन मीटर ब्रिज में जिन लोग को यदि फिगर समझने में या किसी चीज में दिक्कत हो तो आप लोग उस पर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। व्हाट्सएप में आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो तो व्हाट्सएप में आपको क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन पूछा जरूर कीजिए जहां कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। ठीक।